सुबह से हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपराधी कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अस्पताल जब उसे लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। काले कारोबार से काले बैग तक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे तो पहुंच गया, लेकिन कई अहम सवालों को सुलझा कर चला गया। कानपुर मुठभेड़ के बाद जो भी हुआ उससे कई सवाल हर किसी के जहन में हैं, जिनमें से कुछ अहम सवाल ये हैं कि क्या यूपी पुलिस भीतर से खोखली हो चुकी है? क्या अपराध के जन्मदाताओं को बचाया जा रहा है या पुलिस पर कोई दबाव है? और बड़ा सवाल ये भी, क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी? और जब विकास दुबे के परिवार का अब आगे क्या होगा? कानपुर मुठभेड़ का मामला सुर्खियों में है। लगातार 8 दिन से जिसके पीछे यूपी पुलिस पागलों की तरह घूम रही थी, वो पकड़ा गया और मारा भी गया। कहानी जो भी हो, लेकिन विकास दुबे का अंत हो गया है। यूपी पुलिस की एसटीएफ उसे मध्य प्रदेश से यूपी के कानपुर लेकर आ रही थी। बीच में हादसा हुआ, गाड़ी पलटी और विकास दुबे की कहानी खत्म। विकास दुबे का खेल खत्म। विकास दुबे एक ऐसा नाम जो अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अब इस नाम का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे ने जिस नाम को बनाने में इतने साल अपराध की दुनिया में बिताए, विकास दुबे ने एक साम्राज्य स्थापित कर दिया था कि उसके इलाके में सत्ता भी उससे सजदा करती थी। सभी राजनीतिक दल वोट की खातिर उसके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन अब उस साम्राज्य का अंत हो चुका है। अब अगर कुछ बचा है तो वो है उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनाने वाले उसका परिवार और पुलिस के गद्दार। एक नया सियासी खेल शुरू। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सियासत शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि सरकार पलटने से बच गई, कोई सीबीआई तो कोई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहा है। कोई कह रहा है कि अधिकारियों को बचाया गया, तो कोई कह रहा है कि विकास दुबे को संरक्षण देने वालों का क्या होगा। अब परिवार का क्या? अपराध की दुनिया का एक खूंखार अपराधी था विकास दुबे, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उसके दम पर ही उसका परिवार चल रहा था। उसकी पत्नी स्थानीय चुनाव भी लड़ चुकी थी और जीत भी दर्ज कर चुकी थी, लेकिन अब क्या? परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, 2 बेटे हैं, जिनमें से एक अमेरिका में पढ़ाई करता है, जबकि छोटा बेटा लखनऊ में 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। मां ने बेटे की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में भी जाने से मना कर दिया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी फूट फूट कर रोई है और अपने पति का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाती रही। राजनीति में कोई अपना नहीं। बहरहाल ये एनकाउंटर एक अपराधी का हुआ है, अपराध को जन्म देने वालों का नहीं। दरअसल ऐसे विकास दुबे 1 या 2 नहीं, बल्कि हमारे समाज में ये अवधारणा बन चुकी है कि राजनीतिक लोगों का वर्चस्व ऐसे ही लोगों से होता है। सफेद पोशाक पहनने वालों की 2 दुनिया होती हैं, एक सफेद जो दिखाई देती है और दूसरी काली दुनिया, जिसकी जिम्मेदारी ऐसे ही दुर्दांत लोगों के कंधों पर होती है। दरअसल राजनीति का कोई अपना धर्म या कोई अपना चरित्र ही नहीं होता। हमारे समाज में ये भी कहावत है कि राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में इस अपराधी की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र से बढ़कर और कुछ नहीं।
यूपी पुलिस और यूपी की सरकार पर अब तक विकास को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनकी पोल खोलने की बड़ी चुनौती है, जिनके दम पर विकास का साम्राज्य स्थापित हुआ था। और साथ ही पुलिस के भीतर जो भ्रष्ट तंत्र या दबाव का खेल चल रहा है, इस घटना से यूपी पुलिस पूरी तरह से खोखली साबित हुई है। तो ये भी बड़ी चुनौती कि कैसे अपने सिस्टम को सुधारेगी यूपी पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कुख्यात गैंगस्टर जो कभी डीजे की धुनों पर थिरकता था, जिसकी पार्टियों में बड़े बड़े सियासी कॉलर वाले नेता थिरकते थे, जिसकी पार्टियों में धाएं धाएं की गूंज होती थी, जिसकी पार्टियां रुतबा तय करती थी इलाके का, उसी की अब गीता के श्लोक उसके लिए गूंजने लगे हैं और वह अपनी देह से मुक्त होकर ऊपर जा चुका है और नीचे छोड़ चुका है सारा खेल जो इस जमाने में दिखाने के लिए होता है। और इस समय आपको सीधे लिए चल रहे हैं यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आखिर क्या कह रही है यूपी पुलिस, देखते हैं। विस्तार से आपको बताया जाएगा। उसके पास से एक सरकारी पिस्टल 9mm जो लेकर वो भागा था, वो बरामद हुआ। एक दूसरी मुठभेड़ भी हुई। STF की अन्य टीम ने थाना हरदी जनपद बहराइच में एक 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पन्ना यादव के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पन्ना यादव की मृत्यु हो गई। पन्ना यादव मंगलपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर का निवासी है और वहाँ हिस्ट्री शीटर है और उसके विरुद्ध डकैती, गैंगस्टर एक्ट आदि के दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। STF की एक अन्य मुठभेड़ में जनपद बागपत में 25,000 का एक इनामिया बदमाश भी गिरफ्तार हुआ है। थाना बड़ौद क्षेत्र में स्कॉर्पियो चालक की हत्या कर वाहन लूटने की घटना हुई थी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। ANB न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे के गांव में मिठाइयां बांटी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण बोले, आज हमें आखिरकार आज़ादी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा इलाका आज काफ़ी खुश है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिरकार हम आज़ाद हो गए हैं, आतंक के युग का अंत हुआ। विकास दुबे के गांव में मिठाई बांटी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज़ पर। ग्रामीणों ने कहा है कि आज हमें आज़ादी मिली है। उनका ये कहना है कि आतंक के जो युग था उसका अंत हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहना है कि पूरा इलाका आज बेहद खुश है। तो ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। देखिए, विकास दुबे के जो गांव वाले हैं, जो हाँ उसका घर था, उसके जो आस पड़ोस वाले हैं, वो उसकी मौत पर सबसे ज्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि उसकी मौत के साथ ही आतंक का एक युग खत्म हो गया है। बड़ी बात उसके वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है और लगातार वहां पर मिठाइयां बांटने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पुलिस ने शुक्रवार सुबह कानपुर शहर से 17 किलोमीटर पहले भौती में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उधर गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा और उसके नाबालिग बेटे को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए उन दोनों को हिरासत में लिया गया था। कानपुर के SSP दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि रिचा की कानपुर शूटआउट में कोई भूमिका नहीं पाई गई। वारदात के समय रिचा मौके पर मौजूद नहीं थी। हालांकि नौकर महेश को अभी नहीं छोड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। ये ताज़ा जानकारी निकलकर अभी सामने आई है। आपको बता दें कि सुबह से ही इस खबर पर पल पल की अपडेट ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जहां विकास दुबे के एनकाउंटर से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। विकास दुबे का जो गांव था वहां के लोगों में खुशी का माहौल है। 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे 2 जुलाई की रात को, उनके परिवारजनों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। लगातार आरोपों की जो बारिश है वो हो रही है सरकार पर। आपको बता दें कि विपक्ष हमलावर है और इस एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि तमाम तरह के ट्वीट सामने निकल कर आ रहे हैं और हर कोई यूपी सरकार और यूपी पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। त्रिशूल जी। बिल्कुल, कुख्यात गैंगस्टर जिस तरह मारा गया है, जिस तरह दुर्दांत उसने मौत पाई है, कहीं शातिराना ढंग से गिरफ्तारी के बाद वो भी ये सोच रहा होगा और तमाम लोग ये सोच रहे थे कि अब जो गैंगस्टर है विकास दुबे, इसकी सियासी पारी शुरू होगी और जेल से नया कारोबार शुरू होगा। लेकिन कानपुर पहुंचते पहुंचते सारी बातें धराशायी हो गईं और वो मौत के आगोश में पहुंच गया। बिल्कुल, कानपुर से जो कहानी शुरू हुई वो कानपुर पर ही जाकर खत्म हो गई। वाकई में ये कहीं ना कहीं जो सुबह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तमाम जो आज घटनाक्रम हुआ है वो स्क्रिप्टेड था, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। और इस समय प्रदीप सिन्हा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिन्हा, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जी प्रदीप सिन्हा, आज जो हुआ लोगों को तो ठीक लगता है, लेकिन ये बदला है या न्याय है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इसी तरह से एक मामला हुआ था, आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक महिला का जी रेप करके कैसे कंबल में लपेट कर उसको जला दिया गया। जी उसके बाद भी जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर भी लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने सवाल उठाया, हालांकि जी। जनता का समर्थन था। जी क्योंकि जिस तरह से घरेलू अपराध किए गए थे, तो जनता के मन में जो आक्रोश है कि जब अपराधी इतना दुस्साहस करते पुलिसकर्मियों को चुनौती देता है, तो पुलिसकर्मी हमारी आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों के जो मन में आक्रोश है उसका प्रतिबिंब है ये घटना, कि पुलिस ने भी अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया। निश्चित रूप से प्रतिबिंब हो सकता है प्रदीप सिन्हा, निश्चित रूप से प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन इस तरह का प्रतिशोध निश्चित रूप से लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, सब बातें हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतनी कमजोर स्क्रिप्ट। नहीं, अब देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं, ये स्क्रिप्ट को कमजोर कहें या मजबूत कहें, मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी जो सामने आ रहा है, जो कुछ भी प्रशासन के द्वारा बताई गई है या फिर मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उसके अनुसार बातें हैं कि वो उसने भागने की कोशिश की, उसी क्रम में वो मारा गया। अभी तक की बात है, बाकी आगे क्या चीजें आती हैं मैं समझता हूँ ये देखने वाली बात होगी। सुबह हम बात कर रहे थे, बीजेपी के एक नेता हमारे साथ थे, तो वो कह रहे थे ये जांच का विषय है, आगे जांच आएगी, जारी होगी, देखा जाएगा। आप कह रहे हैं देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इससे आगे क्या? अब ऐसे विकास दुबे, मैं इस सवाल पर आपको घेरना नहीं चाहता, ना इस सवाल पर कहीं आपसे कोई कड़ी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, लेकिन आगे और विकास दुबे जो छुपे हुए हैं अपने बिलों में और कहीं समाज को भय से और आतंक से कहीं डरा रखा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, उनका भी खुलासा होना चाहिए। और खुलासा उनका भी होना चाहिए जो पुलिस अधिकारी इस तरह अपने थानों में बंदी और वसूली और बंदरबांट का खेल चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आपराधिक रिकॉर्ड दिए हैं कि विगत 3 वर्षों में 114 का इनकाउंटर किया गया अपराधी तत्वों का। अब रही बात जहां तक कि विकास दुबे से संबंधित जो लोग जुड़े हुए थे, जो उसको संरक्षण दे रहे थे, जो पाल पोस रहे थे, तो प्रशासन के भीतर भी लोग थे और कुछ सफेदपोश भी रहे होंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब योगी सरकार पर ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि इनके कॉल डिटेल्स को खंगाला जाए, मतलब सिर्फ 2-3 महीने के नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ 1-2 साल के खंगाले जाए कॉल डिटेल्स, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कौन कौन दल के नेता उनसे संपर्क में थे, कौन उनको संरक्षण देते थे, और प्रशासन के अंदर कौन कौन लोग उनको संरक्षण दिया करते थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जब नाम सामने आए तो बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कहीं भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि जो आज योगी जी की छवि है उस पर 4 चांद लगेंगे। ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब मिलेगा कैसे? जो ये राज है वो तो विकास दुबे के साथ ही चला गया, अब किस तरह से आप किससे उगलवाएंगे? देखिए, कई अपराधी ऐसे होते हैं जो मरते मरते किसी का नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो हो सकता है विकास दुबे के मन में ये बातें चल रही हों कि जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, पूरे उनके मतलब आप कह सकते हैं कि जो दहशत का माहौल खड़ा करने के दौरान, तो उन लोगों को मैं अब क्यों फंसाऊं। हो सकता है कोई उनके मन में सिंपैथी रही हो, तो उसने इस तरह की कोई कोशिश की, दुस्साहस की, उस क्रम में वो मारा गया। तो उसने सोचा हुआ कि मैं मर जाऊं भले ही, लेकिन अपने जुबान पर उन लोगों के नाम ना लाऊं जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी
हमारे अपराध को बढ़ाने में मदद की। इतनी बात तो तब आगे बढ़ती जब पूछताछ करती यूपी की पुलिस। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। उज्जैन पुलिस की कस्टडी में वो कुछ देर के लिए रहा, वहां उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की गई। कुछ ही घंटों बाद तो एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंच गई थी उज्जैन पुलिस के पास। तो इतनी कड़ी पूछताछ तो हो ही नहीं पाई कि वो इतनी सारी चीजें सोच पाता कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं उन लोगों का नाम क्यों लूं। ये तमाम जो आप बातें मुझसे कह रहे हैं, मैं उन्हीं का जवाब चाहना चाहती हूँ। देखिए, पुलिस ने वहां जाकर उससे इंटरोगेशन किया और जो सामने आए हैं रिपोर्ट कि पुलिस ने कहा कि उसने काफी सारे राज उगले हैं और ये सारी चीजें आगे मदद करेंगी। लेकिन जब उसको वहां से लेके कानपुर के लिए लोग, तो हो सकता है रास्ते में किसी तरह के दिमाग में बातें आई हो कि मैं अपने लोगों को क्यों बताऊं, जिन लोगों ने मेरे तो अब चैप्टर बिल्कुल क्लोज होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथी मारे गए, मेरे जो मददगार थे वो सामने आ जाएंगे, तो उसका जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और जिस तरह की इसने 8 पुलिसकर्मियों को मारकर जिस तरह का जघन्य अपराध किया था, तो आने वाले दिनों में ये जेल के सलाखों से भी बाहर आने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन तो काफी सर कुछ देखिए, एक जो क्रिमिनल होता है ना, अपने दृष्टिकोण से सोचता है। हम आप उस हद तक नहीं जा सकते, लेकिन वो काफी चीजें सोचता है कि मेरा तो मान लो कि मेरा खत्म हो रहा है कहानी, लेकिन अपने जो चाहने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, तो आगे भी मैं उन लोगों का नाम क्यों लूं। समझ में नहीं आता प्रदीप सिन्हा जी। देखिए, उसने जिस नाटकीय ढंग से खुद को पकड़वाया उज्जैन जाकर, वहां से जो चीजें शुरू हुई हैं वो उसके एनकाउंटर तक ऐसी ही जारी रही। पूरा घटनाक्रम एकदम फुल्ली स्क्रिप्टेड नजर आता है। मैं यहाँ किसी चीज को अपोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वाया, ये बात साफ थी। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और हमारे पास तस्वीरें ज्यादा आई हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से नाटकीय ढंग से उसने खुद को पकड़वाया और उसके बाद आज इस तरह से जो उसका एनकाउंटर हुआ है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अलग से ही नजर आ रही है। इसमें नेचुरल जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, नेचुरल डेथ तो है ही नहीं ना, ये इनकाउंटर हुआ है। उसने भागने की कोशिश की, गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश। सर एसटीएफ का बयान आया भी, जवाबी पुलिस कार्रवाई में प्रदीप मारा सिन्हा गया। जी, एसटीएफ का बयान आया है भी जी, गाय भैंसों का झुंड आ गया था सामने, इसलिए गाड़ी हाँ जी। पलटी। देखिए, अब उस समय क्या कुछ हुआ, चूंकि रात में नहीं आपको बयान मैंने बताया, बयान आया अभी एसटीएफ का, ये मैं मैंने आपको कहा बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो अभी बयान आया है। जी जी, बयान में ये बोला गया है कि गाय भैंसों का झुंड सामने आने से गाड़ी पलट गई। देखिए बारिश हो रही थी, ये मैं जब गाड़ी पलटी उस वक्त बारिश हो रही थी। हो सकता है कि कोई इस तरह के अवरोध आए हो, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, गाड़ी पलट गई हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ, हो सकता है। लेकिन आप जिस तरह से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो पुलिस कर्मियों की जब हत्या हुई थी और भी लोगों को जब मार दिया जाता है, हैदराबाद में जो जिस लड़की को मारा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतता होगा। तो एक बार हम उस दृष्टिकोण को परिवार के नजरिए से भी देखना चाहिए हमें। राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, राजनीति में हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन क्या न्यायिक प्रणाली से भरोसा उठ जाएगा फिर लोगों का? इस तरह से तो लोग खुद न्याय करने लगेंगे। और यूपी एसटीएफ जिस तरह से पहले न्याय करती रही है 80-90 के दशक में, तो ऐसा नहीं है। अगर गुनहगार मारे जाते हैं तो कुछ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। ये आपने वहाँ भी देखा, महाराष्ट्र में भी जो एक उन्होंने टीम बनाई और लोगों को मारने लगे, तो फिर उसके साथ बेगुनाह भी मारे गए। देखिए, सिर्फ अपराधी के दृष्टिकोण से उसके मानवाधिकार की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। नहीं, उसके मानवाधिकार की बात नहीं कर रहे हम उसके मानवाधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 2 जुलाई से और 10 जुलाई तक का घटनाक्रम है, उसके अंदर 1000 सवाल हैं जिनके जवाब यूपी एसटीएफ को देने हैं, यूपी की पुलिस को देने हैं और आपकी सरकार को भी देने हैं। तो देंगे ना जवाब, इसमें कहाँ पीछे हट रहा है। सवाल जो उठेंगे उसका जवाब देंगे और अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तो घटना स्थल में सारी चीजें जांच, गाड़ी पलटने से किस तरह से घटित थी, वो सारी चीजें आएंगी सामने। तो आपकी सरकार में इतना तेज काम चल रहा था प्रदीप सिन्हा जी, फिर ये कैसे हुआ कि एक एक जगह से गुंडे को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा था, अपराध को जड़ से उखाड़ा जा रहा था? फिर ये कैसे हुआ कि ये विकास दुबे कहाँ छुप के रह गया? देखिए, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है कि पुलिस अलर्ट पर थी, उसके बाद भी वो कानपुर से फरीदाबाद होते हुए उज्जैन कैसे पहुंच गया। ये सारी चीजें कौन कौन बीच में उसको संरक्षण दे रहे थे, कौन एक्सपर्ट कर रहे थे, कौन लोग किस माध्यम से वहां तक उनको पहुंचाया गया,
ये सारी चीजें अब मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जब बातचीत हुई विकास दुबे से, पुलिस ठीक ने है इंट्रोगेट किया था, प्रदीप जी, मैं ये लौट रही बताया हूँ होगा आपके उन्होंने। पास वापस। प्रदीप जी, आप लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस समय की एक बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। योगी सरकार पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है योगी सरकार पर। कहा गया है कि बीजेपी शासन में उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। ये बड़ा हमला कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से। यूपी में संगठित अपराध, हत्या जैसे मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यूपी क्राइम में पहले पायदान पर है। रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा योगी आदित्यनाथ राज में गुंडा राज बढ़ गया है। विकास एनकाउंटर पर रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा यह सिर्फ मोहरा था, सरगना कौन थे यह नहीं पता चला। योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा वार। लगातार ब्रेकिंग इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है योगी सरकार पर। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासन में उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। यूपी में संगठित अपराध, हत्या जैसे मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यूपी क्राइम में पहले पायदान पर है। रणदीप सुरजेवाला ने ये बड़ी बात यहां पर कही है। सुरजेवाला ने कहा योगी आदित्यनाथ राज में गुंडा राज बढ़ा है। विकास एनकाउंटर पर भी रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मोहरा था, सरगना कौन थे यह नहीं पता चला। तो प्रदीप सिन्हा जी, सबसे बड़ी बात कि इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, गाय भैंसों का झुंड आ गया था, जो जिस अपराधी को 3 बिना डंडे के गार्ड पकड़ लेते हैं, सवाल ये खड़ा होता है तो आपसे जवाब भी बनता है और आपको जवाब देना भी चाहिए। सत्ता पक्ष से ही पूछेंगे और किससे पूछे ये जवाब? पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी, लेकिन आपसे पूछना वाजिब है इसलिए पूछ रहे हैं। 3 बिना डंडे के गार्ड, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा आप। 3 बिना डंडे के गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। अब 12 गाड़ियों से एसटीएफ लेके आ रही है, 12 गाड़ियों से पुलिस के मजबूत ट्रेनिंग किए हुए जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के। उत्तर प्रदेश पुलिस में से भी एसटीएफ बनाई। एसटीएफ के ऐसे जवान जो इस ऑपरेशनों में रहते हैं, जिनके लिए ऑपरेशन रोजाना का विषय है। उसी ऑपरेशन के जवान से पिस्टल छीन के एक ऐसा आदमी जो लंगड़ाता है, जो भाग नहीं सकता, 100 मीटर दूर भाग जाता है और वो वहां पर गोलीबारी करता है और फिर गोलीबारी होती है, वो मारा जाता है। बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट बेहद कमजोर रही इस बार एनकाउंटर की। अब तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पहले कह दी और उसको दोहराना उचित नहीं होगा। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी की बात पर एक मैं जरूर प्रश्न खड़ा करना चाहूंगा कि आपको याद होगा जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और महेश चंद्र शर्मा जी का निधन हुआ, तब कांग्रेस अध्यक्ष आंसू बहा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिसकर्मियों के मरने पर ये आंसू नहीं बहाते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो अपराधी तत्व मारे जाते हैं उनके लिए इनको आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल बयान है, वो अपना खींच उतार रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों आंसू बहाते हो आप ऐसी मौत पर। लोग जब वो मरे थे तब भी आपको आंसू बहाने चाहिए थे, आज क्यों बहा रहे हो विकास दुबे की मौत पर? उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाया। पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। हाउस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए उनके लिए उन्होंने आंसू बहाया। उनसे भी पूछेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनसे ही पूछेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप सिन्हा जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक और एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है नई दिल्ली से। विकास दुबे एनकाउंटर मामला, एनएचआरसी तहसीन पुनावाला ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। मानवाधिकार आयोग पहुंचा विकास दुबे एनकाउंटर का ये पूरा मामला। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तहसीन पुनावाला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। अजय वर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी अजय वर्मा, आपको बता दूं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आज घटनाक्रम हुआ और तमाम ये जो बातें हुई हैं, ये किस तरह देखते हैं आप इसको? विकास दुबे मारा गया, कुख्यात अपराधी था, कुख्यात अपराधी का मारा जाना समाज के लिए ठीक होता है? मिठाइयाँ बांटी गई हैं बिकरू गाँव में, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? ये देखिए, जो समाज के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, हत्यारे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हत्याएं गुरुदत्त हत्याएं की थी।
हमारा इस मारने पे सवाल नहीं है, हमारा तो सिस्टम पे सवाल है। बदमाशों को तो मारना ही चाहिए, जी। कोई भी बदमाश हो। जी। हमारा तो इस सरकार की संलिप्तता, सरकार के सिस्टम पे सवाल है कि इसकी मार और मुठभेड़ का जो तरीका है, 7 दिन तक उत्तर प्रदेश पुलिस कहाँ सोती रही, जो ये कहती थी कि साहब मैं 15 मिनट में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आखिर जो बॉर्डर पर मजदूरों को अंदर नहीं घुसने देते थे, वो इतने सारी व्यवस्थाओं के बाद 3 स्टेट पार करके कुख्यात दुर्दांत 7 पुलिस अफसर का 8 पुलिस अफसर और 5-7 घायलों का हत्यारा आखिर बिना किसी संरक्षण के बिल्कुल बिल्कुल अजय वर्मा जी हमारे साथ पहुंच गया। समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ। कैसे मध्य प्रदेश पहुंच गया, और जब उसकी जो वीडियो जो सारी सीडी आई हैं, जो हमारा उसकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से क्या उसकी संलिप्तता थी, अफसरों से, नेताओं से, या जो वहां गृह मंत्री हैं वर्तमान में, हमारा तो सिस्टम से ये सवाल है कि जो सिस्टम में घुसे हुए लोग थे, जिनकी वजह से हत्यारे पनप रहे हैं, समाज में घटनाएं होती हैं, क्राइम कम नहीं होता, वो लोग जो पोल खुलते, उस पोल के खुलने की वजह से कहीं ये कांड तो नहीं किया गया। इसीलिए प्रियंका जी ने मांग करी थी कि सीबीआई जांच कराई जाए, और हमने कल भी एक चैनल पे कहा था कि सिक्योर करके अगर आया है तो इसे सिक्योर लाया जाए। जो आदमी सरेंडर करने अपना गया है वहां बिना किसी हथियार के है, जिसको आप वो इतनी पुलिस कस्टडी में, पहले तो जाता ना था कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई जहाज भेज रही है, तो जहाज पता नहीं क्यों नहीं भेजा लेने के लिए, हत्यारे के लिए क्यों भेज रही थी, फिर क्यों नहीं भेजा, फिर इतनी पुलिस कस्टडी में आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? क्वेश्चन मार्क तो इस चीज पे। फिर आप ही कह देते कि हत्यारों को लेने जहाज भेज दिया। ये शासन में टीवी के चैनल पे ही देख रहा था। हम वो करें तो परेशान, ना करें तो परेशान। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिन्हा नेता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। मैं कहो, आप कहो तो उनसे पूछ लूं। नहीं, एक मिनट में फाइनल कर दो, फिर पूछेंगे, जरूर उनको सुनेंगे। कीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं शासन से कि आखिर ये सब हुआ तो ये नाटकीय मोड़, ये कोई रखा हुआ पाठ्यक्रम था जो बना के स्क्रिप्ट तैयार करके कर दिया गया है, और अगर किया है तो अब इसकी सीबीआई जांच हो। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। हमने कल भी मांग करी थी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रूल लगाया जाए, और गुंडे बदमाशों को तो मारना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये तरीका आपका कौन सा है, सिस्टम कौन सा, आप छुपा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं, जरा ये बताने का कष्ट करें। ये पूछता है उत्तर प्रदेश, और 24 करोड़ लोग आपके अंधभक्त और भक्तों को छोड़ के, जो लोग इसमें संलिप्त है उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का हर आदमी पूछना चाहता है कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप पूछ लीजिए। अब पूछ लूं? अब टाइम देना, अब बीच में फिर आप वो बोले नहीं है प्रदीप सिन्हा जी, कुछ भी चुपचाप सुनना है उनने आपको पूरी तरह से, अब उनका जवाब सुनना। प्रदीप सिन्हा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा को सुन रहे थे आप? जी जी सुना। उन्होंने सवाल किए हैं आपसे 2-4। हाँ जी, उनका जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। देखिए, प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस की आदत हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर बताना चाहता हूँ। जब भूतकाल में न जाके वर्तमान में बताएं तो ठीक रहेगा, वरना आपकी मर्जी है। बहुत पीछे नहीं ले जा रहा। हाँ चलिए, ठीक है, बहुत पीछे नहीं ले जा रहा। बिल्कुल बताएं। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था, कोर्ट गए थे राफेल को लेके, फिर 370 को लेके कोर्ट गए। आज आपने अभी बताया कि तहसील चुनाव में फिर कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट से किस तरह के जवाब मिले इनको, मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की जनता जानती है, और इनको करने दीजिए, अपनी मनमानी करने दीजिए, हम सिंपैथी कर दीजिए उन गुंडों के साथ। लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए इनके मुंह से 2 शब्द अच्छे नहीं निकल सकते कि उनके दृष्टिकोण से भी सोचे कि उनके घर वालों पर क्या बीतेगी जब 8 पुलिसकर्मी मार दिए गए अपनी ड्यूटी निभाते हुए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट होता है कि महेश चंद्र शर्मा के निधन के लिए 2 शब्द नहीं निकलते सोनिया गांधी के मुंह से, लेकिन जो लोग मारे गए उनके लिए आंसू बस टपकाती है, आंसू बहाती है। तो कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही रहा है, और आपने अभी हाल के चीन के साथ जो स्टैंड अप हुआ उसमें भी देखा कि कांग्रेस के नेता किस तरह का। सिन्हा साहब, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, कांग्रेस को तो कहीं भी घेर लेना। मेरे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कांग्रेस नहीं, मैं ये पूछ रहा था सिन्हा साहब, कहीं भी घेर लेना इनको तो आप, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ बात उत्तर प्रदेश विकास दुबे की चल रही है। विकास दुबे और चीन में तो बहुत अंतर है। नहीं, मैंने उदाहरण दिए। अच्छा, मैं आपके उदाहरण की कद्र करता हूँ, लेकिन चीन और विकास दुबे में तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। दोनों ही दुश्मन थे, एक समाज का दुश्मन था, एक समाज का दुश्मन, एक देश का दुश्मन। लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि सिस्टम से हमारा सवाल है, जो मुठभेड़ का तरीका था वो गलत था, ये सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि सिस्टम में जहां भी छेद है, जो लोग सिस्टम के लोग उनके बिल्कुल को सहयोग करते हैं,
गुंडा तत्वों को सिस्टम ऐसा हो गया है बिल्कुल जैसे राजस्थान में मिठाई होती है घेवर, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, सिस्टम घेवर जैसा हो गया है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ योगेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं लाइव। योगेश मिश्रा, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी, आप पूरे पहलू को, सभी पक्षों को देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजों को देखते आए हैं। आपका पक्ष जानना चाहता हूं, आज जो हुआ है स्क्रिप्ट कमजोर थी, हादसा था, हकीकत थी, या यही सत्य है, या यही ऐसा ही होना है? देखिए जो कुछ हुआ उसमें पुलिस ये तो मान के चल रही थी कि उसकी इनकाउंटर करना है, क्योंकि 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। पर जो स्क्रिप्ट है वो सचमुच बहुत कमजोर है, क्योंकि एक आदमी जो सरेंडर करता है, जो वहां कहता कि मैं विकास दुबे हूं, जो वहां पर खुद अपना परिचय देता है, जो होमगार्ड के सामने अपने को गिरफ्तार करवाता है, उसके बारे में आप ये कैसे सोच सकते हैं पिस्टल लेकर के पुलिस वालों के सामने से भागेगा, गाड़ी के गिर जाने के बाद, गाड़ी के डिरेल्ड हो जाने के बाद, पलट जाने के बाद। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत कमजोर है। पर इतना तय था कि विकास दुबे के साथ नेक्सस आ रहा था पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हम दो लोगों को डिफेंड करते हैं और हम इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। विकास दुबे नाम की प्रवृत्ति के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में जो सत्ता में होती है या सत्ता में रही होती है उसके साथ रिश्ते बना लेते हैं, और रिश्ते बनाकर अपना काम करते हैं और अपना भौकाल टाइट रखते हैं उस इलाके में लोगों पर अपना रुतबा गालिब करते हैं। तो ये जो कुछ हुआ उससे तमाम गठजोड़ जो खुलने थे, नेता का अपराधी से, जो अफसरों का अपराधी से, पुलिस का अपराधी से, ये खुलने से रह गया। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होता तो शायद ये गाथा धीरे धीरे खुलती, और इस गाथा के खुलने से समाज का, देश का भला होता। और इसमें ब्लेम गेम में किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक योगेश मिश्रा जी एक बयान और है, आपको सुनवा दूं। बयान और है, आपको बता दूं, यूपी एसटीएफ का बयान आया है कि गाय भैंसों का झुंड आ गया था इसलिए गाड़ी पलटी। इसकी भी विवेचना करेंगे, लेकिन अजय वर्मा से पहले मैं सवाल ले लेता हूं। अजय वर्मा, ये जो पूरा आपको प्रदीप सिन्हा से जो आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया? मुझे कोई जवाब, मेरा जवाब तो एक सवाल, अब आप सवाल पांच सवाल एक साथ पूछेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। एक सवाल पूछ लीजिए, प्रदीप सिन्हा से मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्ट वांटेड अपराधी था। 70 मुकदमे तो बिकरू गांव के चौबेपुर थाने में थे और 110 के मुकाबले पूरे मुकदमे वहां थे। राजनाथ सिंह जी जब पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो संतोष शुक्ला नामक एक राज्य मंत्री के दर्जा बीजेपी के थाने में घुस के इन्होंने जो है उस पुलिस थाने में घुस के इस हत्यारे ने उस बीजेपी के मंत्री को मारा। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। नोट करने वाली बात है। उसके बाद 2001 का या 98 का मामला जब था, वो आज 2020 आ गई। आज भी सौभाग्य से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके बीच तो इसने कोई ऐसा हत्याकांड करा नहीं कि साहब किसी को मारा हो। अब भी ये कांड बीजेपी की सरकार में ही क्यों होते हैं? एक नंबर। दूसरा नंबर, जब वो अब सर 10 सवाल मत पूछिए, वो जवाब तो ले लूं उनसे, फिर वो आप दूसरा नंबर नहीं वो चाइना पे, पाकिस्तान पे और उस पे चले जाएंगे। उनसे कहिए टू द पॉइंट बात करें, स्वच्छ डिबेट है सरकारी। इसमें सुन लीजिए, दूसरी बात ये है, जब वो मोस्ट वांटेड था तो थाने में मोस्ट वांटेडों के 10 नाम होते हैं। उसका नाम क्यों, ये जिम्मेदारी किसकी है? 2017 से आपकी सरकार है, ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं। ये मत कहिए हर चीज में इन्हें नेहरू याद आ जाते हैं, 70 साल आ जाते हैं, कांग्रेस याद आ जाती है, जैसे इनकी आदत है अपनी। अब सर आपको उनको भी रोका, आपको भी रोकूंगा सर। आप ऐसे ये प्रतिरोधात्मक प्रहार मत कीजिए। मैंने उनको भी कहा कि चीन पे मत जाइए, विकास दुबे और चीन नहीं है, तो आपको भी मैं रोकूंगा। आप भी मत जाइए सर। इनको याद आ जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मैं उनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ। प्रदीप सिन्हा जी, सरकार आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? महंगाई पे अजय वर्मा जी, मैं कर रहा हूँ सवाल उनसे, पूछ रहा हूँ, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं था नाम? मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नाम क्यों नहीं था प्रदीप सिन्हा जी? विकास दुबे कैसे बच गया? आप जनपद के छोटे छोटे गांव तक जाकर अपराधी को जड़ से उखाड़कर फेंक रहे थे और पर्चे चिपका रहे थे। विकास दुबे कहां बच गया वहां पे? जी,
उनका सूची में इसलिए नाम नहीं था, मोस्ट वांटेड की सूची में थाने में, कि उस थाने का थानेदार उनको मदद कर रहा था। और आपने देखा होगा कि वो जिम्मेदारी किसकी थी? थानेदार मदद कर रहा था, ये सरकार की फेलियरिटी नहीं ठीक है थी? अजय जी एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन नहीं किया। जैसे ही पता चला, आपने देखा होगा कि उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए, कितने राडार पर हैं और कितने लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई होगी। अभी तो 12 घंटे भी नहीं बीते हैं विकास दुबे को मारे हुए। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, सारी चीजें धीरे धीरे ही सामने आएंगी ना जब जांच आगे बढ़ेगी। प्रदीप जी देखिए कल जब उसने सरेंडर किया था तब से लेकर उसके एनकाउंटर तक किसी एक शख्स का एक जैसा बयान नहीं है, सब अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर यहां आ रही है, अपने दर्शकों तक हम इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पहुंचा दें। आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। योगी सरकार और यूपी पुलिस से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, विकास दुबे को भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया? मीडिया कर्मियों को एनकाउंटर स्पॉट पर जाने से क्यों रोका गया? ये बड़े सवाल। पुलिस की गोली विकास के सीने में कैसे लगी? ये सवाल भी कांग्रेस की तरफ से पूछे गए हैं। क्या विकास दुबे शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या कुछ डर था? क्या उसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त था? ये तमाम अहम सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। विकास दुबे का नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में आखिर शामिल क्यों नहीं था? विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस की तरफ से बड़े और मुख्य और अहम सवाल उठाए गए हैं। विकास दुबे को भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया? ये बड़ा सवाल उठाया है कांग्रेस ने। मीडिया कर्मियों को एनकाउंटर स्पॉट पर जाने से क्यों रोका गया? पुलिस की गोली विकास के सीने में आखिर कैसे लगी? बिल्कुल। अब मेरा सवाल योगेश मिश्रा, पत्रकार योगेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे जानना चाहेंगे। योगेश मिश्रा जी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन फिर वही बात आती है, बोलेंगे तो कमजोर स्क्रिप्ट। जिस व्यक्ति ने सरेंडर किया, सरेंडर में चीख चीख के बोला कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, अगर उसको भागना था तो सरेंडर क्यों किया? या फिर अगर प्रदीप सिन्हा जी बोल देंगे कि कांग्रेस की भाषा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है तो पूछना पड़ता है। सशक्त मीडिया भी जरूरी है देश के लिए। अगर उसे भागना था तो ऐसा क्यों हुआ? और जिस व्यक्ति को 3 निहत्थे गार्डों ने पकड़ लिया, फिर वही सवाल, तो वो कैसे एसटीएफ की टीम से छुड़ाकर अपने आप को भाग गया और कैसे ये हादसा हो गया कानपुर पहुंचते पहुंचते, और क्यों मीडिया की पूरी टीम को टोल जो नाका था उस पर खड़ा कर दिया गया? देखिए ऐसा है कि अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट कमजोर थी और ये एनकाउंटर प्लान्ड है, ये दिख रहा है जो कुछ है, परंतु यहां से पूरी बात को खत्म नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा चाहती कि ऐसे जब वाकये हों, ऐसी वारदातें हों, तो जहां है उसी तरह की गुत्थियों में उलझा दिया जाए। सवाल ये उठता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी में अपराधी नहीं है। आप सोचिए कि देश में अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, इसकी पहल किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की, इसकी पहल एनजीओ ने की, निर्वाचन आयोग ने भी नहीं की। और एनजीओ के पहल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि साहब आपके पास अपराध है, आपके ऊपर मुकदमे हैं, तो आप ये पब्लिक कीजिए, पब्लिक डोमेन में आइए। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा वारदात पर कौन अकाउंटेबल है कौन नहीं है, ब्लेम गेम खेलते हैं। इससे इस तरह की किसी समस्या का समाधान होने वाला है। स्क्रिप्ट कमजोर ये दिख रहा है, विकास दुबे अपराधी था ये दिख रहा है, परंतु विकास दुबे नाम के लोग, विकास दुबे की प्रकृति के लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को किस चुनाव में मदद नहीं करते हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टी उन्हें मना कर देती है, हमें ये जानना होगा। और जब तक इस तरफ हम बढ़ेंगे तब तक निश्चित तौर से हम ऐसी किसी का समाधान नहीं करेंगे। 5 साल बाद फिर कोई विकास दुबे होगा, 10 साल बाद कोई विकास दुबे होगा, 2 साल बाद कोई विकास दुबे होगा, और विकास दुबे चलता रहेगा, ये सिलसिला है। बिल्कुल। प्रदीप सिन्हा जी, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, प्रदीप सिन्हा जी, ये जो दाग है ये आपकी सरकार पर लग गया। इतना जो एक कहीं मैनेजमेंट हो रहा था, कहीं ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से अपराधी निकल के भाग रहे हैं, सब्जी बेचने लग गए हैं अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं। और जब विकास दुबे की ये जो कांड हुआ है, इससे कहीं धारणा थोड़ी सी बदल गई है, या अब जो हुआ है आज एनकाउंटर,
वो धारणा बनी रहेगी कि उत्तर प्रदेश से अपराधी निकाल के मारे जा रहे हैं या जड़ से अपराध को उखाड़ के फेंका जा रहा है? देखिए, दो आपके प्रश्न का मैं 2 खंड में जवाब दे देता हूं। जी दें। एक तो जब घटना हुई है इस पर तमाम तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार की नीति की ठोक दो। आपने देखा होगा सपा की सरकार थी, लोगों के नीति की गोद लोग और ये विकास की पत्नी जो थी सपा सदस्य समर्थन से 50 और न जाने तो ये दल अगर आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ये चित भी मेरी पट भी मेरी चाहते हैं। अब जहां तक प्रश्न सिस्टम में लोग उनके मददगार हैं, इस बात से नहीं पता होंगे और उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि आपने कहा अभी कि सरकार पर दाग लग गई। मैं समझता हूँ कि दाग नहीं लगा, दाग उस दिन लग जाता जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत बेकार चली जाती। आज तो दाग धुल गया। तो गिरफ्तार वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ सर, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहाँ गिरफ्तार किया? वो तो यहाँ आया और यहाँ मारा गया। उसकी सेटिंग सही ढंग से नहीं बैठ पाई। मध्य प्रदेश में उसने जो सेटिंग बैठाई थी वो नहीं बैठ पाई, इसलिए मारा गया वो। देखिए, जो सारे पैनलिस्ट जो वकालत कर रहे हैं ना आज विकास दुबे की, एक बार जो पुलिसकर्मी मारे गए देखिए प्रदीप जी, उनसे हमारी जरा बात करें। एक सेकंड प्रदीप जी, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं प्रदीप सिन्हा जी, आप बार बार ये शब्द मत इस्तेमाल कीजिए कि विकास दुबे की वकालत कोई कर रहा है। यहाँ विकास दुबे की कोई वकालत नहीं कर रहा, यहाँ सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप जो एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ये पूरा देश जानता है। आप बार बार इस बात को क्यों ला रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके परिवारजनों के बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचकर ही 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक एक ही टॉपिक बार बार उठाया गया है सर। मीडिया की तरफ से पूछा गया है विकास दुबे कहाँ है, आप नहीं आए सामने निकलकर ये बताने की विकास दुबे कहाँ है। आप ये मत बोलिए कि उन पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को मीडिया को पता नहीं है या हमें जानते नहीं है, सब पता है हमें। बात यहाँ सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी की ये सिस्टम कब बदलेगा? क्यों आए थे 2017 में आप? किसने नारा दिया था कि योगी सरकार आ गई अब अपराध को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? हमने दिया था नारा। इसीलिए सवाल आपसे बन रहे हैं सर, इसीलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं। बोलने दीजिए जरा, मुझे भी तो जवाब देने दीजिए। योगी सरकार ने एक नीति अपनाई है अपनी कि अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसे को तैसा का व्यवहार करना है। अगर आप हमारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे, मारेंगे, बिल्कुल अजय वर्मा से जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जी बताइए क्या जवाब आप देना चाहते हैं? बड़ी शालीनता से मैंने सुना, ये इंटरवीन ना करें। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश पुलिस सर आपसे बात सर सवाल लिया है आपसे, अजय वर्मा से जवाब ले लेने दीजिए सर, फिर आपसे सवाल ले लेंगे, जवाब भी ले लेंगे आपसे। प्लीज ये लोग इनसे कहिए कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति छोड़ दें, सिवाय इसके प्रधानमंत्री के निर्देश जिम्मेदारी इनकी थी। अरे सर प्रधानमंत्री का निर्देश इसमें कहाँ आ गया सर? ये तो विकास दुबे का मामला है, कानपुर के एक छुटवैया गुंडे का मामला है, जिस छुटवैया गुंडे को इतना बड़ा गुंडा बना दिया गया कि उसने पूरे अपने आतंक से पूरे प्रदेश को दहला के रख दिया, उसका मामला है सर। इसमें कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ चीन आता है इसमें? ये आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब ले लीजिए उनसे जवाब ले लेते हैं, आपसे भी जवाब ले लेंगे। अजय वर्मा आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल का जवाब लूंगा प्रदीप सिन्हा से। देखिए सबसे पहले चौकी इंचार्ज, शुरू से आप 1 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट में खत्म करूंगा। सबसे पहले चौकी इंचार्ज उज्जैन का ट्रांसफर कर दिया रातों रात, फिर डीएम और एसएसपी आरती के बाद रात को इमरजेंसी में पहुंचते हैं महाकाल थाने पर। कौन सी मीटिंग कर रहे थे, क्या हुआ, उसके बाद रात के बाद सुबह ही सुबह गार्ड पकड़ता, पुलिस भी नहीं पकड़ती, उस पर कोई हथियार नहीं होता और वो अरेस्ट हो जाता है, समर्पण कर देता, जो स्क्रिप्ट तैयार थी। उसके बाद उसको लेने के लिए ये लोग भेजते हैं कि चलो साहब एसटीएफ, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश थर्रा रहा है, योगी के एसटीएफ साहब योगी बाबा हैं, एक निहत्ता एक खूंखार आतंकवादी था। अरे मारते तो सीने पे गोली मार के वहीं मारते ना, आपकी अगर होती तो। ये आपने चोरी छिपे जो काम करा है, दूसरों पे डाला
रोजाना पत्रकारों को बता रहे हैं, ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। ना इन्हें महंगाई देश की भावनाओं से खतरा है, ना इन्हें आदमी की भावनाओं से खतरा है। उत्तर प्रदेश का अगर ग्राफ उठाओ तो 12 हत्याएं, एनआईए की रिपोर्ट है, 12 हत्याएं उत्तर प्रदेश में रोज होती हैं। बलात्कार के दर में सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश है, एनआईए की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। लूटमार में, गुंडई में, चैन पुलिंग में, ज्वेलर्स पे, डकैती पर, लेकिन ये कहते हैं साहब योगी राज है। ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री की बात सुन लीजिए। देश में इस वक्त तानाशाही इस कदर लागू है कि 81 करोड़ लोगों को माननीय ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 130 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों 5 ट्रिलियन की हम वो बनाएंगे इकोनॉमी। सुन लीजिए एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूँ। अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बनानी है। पहले 2014 से 2020 में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हम देंगे, यानी भूखमरी के कगार पर 80 करोड़ पहुंच गए। सर हम मुद्दे पर रहते हैं सर। योगेश मिश्रा जी जुड़े हुए। योगेश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऑर्डर खराब है, सरकार फेलियर थी, महंगाई पे फेल, कोरोना में फेल, लॉ एंड ऑर्डर में फेल। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। कहाँ आप 81 करोड़ पर पहुंच गए? आप कानपुर रहिए, कानपुर में इतना बड़ा कांड हुआ पड़ा है, अभी उसकी गुत्थी नहीं, अभी उसी की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। आप 81 करोड़ की गुत्थी सुलझाने बैठ गए। अजय वर्मा जी, योगेश मिश्रा जी, प्रधानमंत्री जी के भाषण को अरे दिला दो। अरे सर मत सुलझाइए, अरे सर मत सुलझाइए गुत्थी। अभी एक की गुत्थी नहीं सुलझ रही, 81 करोड़ की गुत्थी में आप पहुंचा दिया आपने। योगेश मिश्रा जी, योगेश मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, योगेश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफेद पोश जो अपराधी हैं, जिनके कॉलर पूरी तरह खून से रंगे हुए हैं, क्या उनका कभी खात्मा होगा? क्या कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराध को जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा? यह सब ये कहने की बातें, ये नारे हैं बस केवल। नहीं, आपने बहुत उचित सवाल पूछा है। और हमारे जो दोनों साथी, दो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरह ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल नहीं खत्म होगा। दूसरा, कोई भी अपराधी ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से न लड़ा हो। एक भी पॉलिटिकल पार्टी कोई इलेक्शन बता दे कि उसने अपराधी को टिकट नहीं दिया, अपराधी का उपयोग नहीं किया। आप सोचिए कि कितने हैरत की बात है कि अपराधियों को राजनीति में जगह न मिले, इस बाबत किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से कोई न तो बहस शुरू हुई, न कोई डिबेट शुरू हुई, न कोई इनिशिएशन हुआ कि वो निर्वाचन आयोग से कहें और वो इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करें। यह काम एनजीओ ने किया। एनजीओ के करने के बाद भी निर्वाचन आयोग ने कोई मदद नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब निर्वाचन आयोग के कान खड़े हुए। और यहाँ तक की पॉलिटिकल पार्टी आई हैं कि साहब हम जो हैं उनके बारे में सब कुछ बता देंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे इस बारे में अभी भी संकल्प किसी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के मुंह से नहीं निकलता। विन विन कैंडिडेट चाहिए, विनिंग कैंडिडेट चाहिए। तो ये अपराधी जो है वो विनिंग कैंडिडेट होते हैं क्योंकि इनके पास अपने जाति का, अपने इलाके का वोट होता है। मुझे नहीं लगता कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के इन नजरियों से जो अभी है, हो सकता बदल जाए, नहीं कह सकता, तो जो नजरिया है उससे खत्म होने वाला है राजनीतिक अपराध का जोड़ खत्म होगा, ये नहीं कह सकता। बिल्कुल, राजनीति और ये अपराध का जो गठजोड़ है वो कब खत्म होगा, वाकई में इस सवाल का तो जवाब ही नहीं है। प्रदीप सिन्हा जी, मेरा भी आपसे यही सवाल रहेगा, किस तरह से आप इसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, जो नाम सामने आने बाकी थे और उस नाम के सामने आने को लेकर ही सुबह से चर्चा चल रही है कि उन नामों को आप कैसे उजागर करेंगे? उम्मीद कर सकते हैं हम योगी सरकार से कि वाकई में असली नाम सामने निकल कर आ पाएंगे? आका कौन था? बिल्कुल आपको भरोसा रखना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस डिपार्टमेंट में जो बाहर लोग होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के ही थे? जी, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के ही थे क्या प्रदीप जी? मेरी दूसरी लाइन आपने सुनी नहीं। मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर के भी जो लोग हैं, या राजनेता हो, राजनीतिक दल से जुड़े हों, या कोई भी हो, किसी भी महकमे का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखिए। मैंने इसीलिए कहा कि अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं हमारे हुए, और सब कुछ परिणाम अभी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस के मेरे मित्र बहुत अभी ज्ञान दे रहे थे, तो उनके नेता अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उनके पास जो ये विशेष जानकारी है ना, वो जाकर उनको बता देता सिंह पूनावाला जी को, क्योंकि कई बार कोर्ट के मुंह खा चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा बयानबाजी करने से बचने की बजाय
सरकार की ओर से कौन से बयान आते हैं, कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं, इसका भी जरा इंतजार किया जाना चाहिए। अजय वर्मा जी, जी, कुछ आपसे कहा है प्रदीप सिन्हा ने, आपने सुना क्या? ये जो बीजेपी के ज्ञानवान शब्दवीर और बयानवीर हैं, जो झूठ उगाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ खोते हैं, झूठ पे सोते हैं, सबूत मिटा दिया, अपराधी मार दिया, साक्ष्य मिटा दिए, अब आप निकलवाते रहिए किस किस के नाम है। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था, वो वीडियो है, वो सारे हैं। हमने परसों भी कहा था कि इसको मार दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं होगा। आज अब आप आगे की बता रहे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई खुलासा नहीं होगा, इतिहास चीजें बन जाएंगी। सरकार जिस तरह से काम चल रही है तानाशाही मूड में, वैसे चलाएगी। मेरी मर्जी, मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे यो करूं। कुल मिलाकर नियम, लोकतंत्र की हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के मापदंडों का हिंदुस्तान सुन लीजिए, अजय वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, प्रदीप सिन्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। ये बेचैन ना हो, सुन लें, बेचैन ना हो, परेशान। देखिए, सच कभी परेशान नहीं होता, ये परेशान झूठ है, इसका मतलब परेशान हो रहे हैं। स्क्रिप्ट है, सारी चीजें राइटिंग ऑन द वॉल है, कहीं ना कहीं झोल था सरेंडर में भी, झोल इसमें भी है, ये देश के लोग जानते हैं। और सुनिए जी, एक सबसे बड़ी अदालत ऊपर की अदालत है, जब वहां से लाठी पड़ती है तो सरकारें साफ हो जाती हैं, देश साफ हो जाते हैं। तो ये घमंड और गरूर इस चीज पे तो कर लें कि आज इन पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है देश में, प्रदेश में। 2014 में हुआ। पुराने अतीत से अगर आदमी कुछ नहीं सीखता तो वर्तमान भी खराब हो जाता है। पुराना अतीत खराब था तो वर्तमान को मौका मिला ना, और वर्तमान जो काम कर रहा है वो बिल्कुल दिख रहा है क्या कर रहा है। इन्हें जवाब जनता भी देगी, इन्हें देश देंगे। फिलहाल तो इन्हें लोगों को, पत्रकारों को, सबको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या है, ये कैसे हो गया। एक आदमी जो सरेंडर करके आपके साथ जा रहा है और वो उसके इतना हो जाएगा कि वो भागेगा, हथियार ये छीनेगा। तमाम सवाल बने हुए हैं, सुबह से ये तमाम सवाल हम भी खड़े कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, मैं तुरंत आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विकास के पिता ने ये बात कही है कि अच्छा किया जो मार दिया। बेटे विकास दुबे के अंतिम संस्कार में पिता शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जो हुआ अच्छा हुआ, सही किया कि पापी मारा गया। विकास के पिता ने ये बड़ा बयान दिया है। पुलिस ने जो किया सही किया, उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगा, विकास के पिता का ये बयान। पत्नी और मां ने भी शव लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय हमें मिल पा रही है। विकास के पिता का कहना है कि अच्छा किया जो मार दिया, अच्छा हुआ कि पापी मारा गया। वहीं जानकारी मिल रही है कि बेटे विकास दुबे के अंतिम संस्कार में पिता शामिल नहीं होंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, सही किया कि पापी मारा गया। विकास के पिता ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो किया सही किया, उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगा। तो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे मारा गया है और पत्नी और मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है। जितने भी परिवारजनी थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। विकास के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि अच्छा हुआ पापी मारा गया। योगेश मिश्रा जी, अपराध के खिलाफ घृणा का सबसे सर्वोच्च उदाहरण, अपराध के खिलाफ घृणा का सबसे सर्वोच्च उदाहरण कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, उन्होंने कह दिया कि पापी मारा गया। आपसे इसकी विवेचना जानना चाहूंगा। के माता पिता ने, क्योंकि जब विकास दुबे ने ये रास्ता पकड़ा होगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी परेशानियां हुई होंगी। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उनका बेटा अपराध की, जराइम की दुनिया में जाए, जराइम से पैसे कमाए। हर माँ बाप की अपने बेटे से उम्मीद होती है कि वो छोटा बहुत बड़ा कोई काम करे, नौकरी करे, जीविकोपार्जन करे, अपना परिवार चलाए, उससे उसका यश बढ़े, उनके कुल की ख्याति बढ़े। पर विकास दुबे जो कुछ कर रहे थे उससे उनके माता पिता को, किसी भी माता पिता को निसंदेह दुख हुआ होगा, दुख होना चाहिए। कुल का यश बढ़ नहीं रहा था, कुल का यश घट रहा था, इस लगातार परेशान कर रही होगी, तो इस नाते उनके मन में क्षोभ होना लाजमी है। पर यह बेहद दुखद है कि कोई माता पिता अपने बेटे से इस हद तक दुखी थे। और ये अगर विकास दुबे जैसा कोई आदमी होगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर विकास दुबे। बिल्कुल, और उसी का ही असर नजर आ रहा है कि साफ तौर पर विकास दुबे के माता पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया है। पिता ने कहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा। मां और पत्नी ने शव लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रदीप सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, अभी जो आपने ताजा घटनाक्रम बताया उनके पिता का, मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जो राज्य की जनता की भावनाओं के साथ है। जी, प्रदीप सिन्हा जी, आप अजय वर्मा जी के सवालों का जवाब देने वाले थे।
देखिए, वो तो उन्होंने तो काफी सारे आरोप लगाए कि जो करूं मेरी मर्जी और क्या क्या न सुना रहे थे। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप ये मत कहिएगा कि बहुत पीछे चले गए आप। भोपाल गैस कांड में जो अपराधी था वो किसके सहप्रदेश से बाहर भागा, क्वातोची किसके सहप्रदेश से बाहर भागा, ये सारी चीजें देश की जनता जानती है। और जो उन्होंने कहा ना कि ऊपर वाले की लाठी की आवाज बहुत होती है, वो सजा देता है। 2014 में भी इनको सजा मिली और 2019 में भी मिली। अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाला समय इनके लिए कठिनाइयों भरा होने वाला है। ठीक है प्रदीप जी, आप बार बार कांग्रेस का उदाहरण तो दे देते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, तो फिर जो उन्होंने किया वही आप करेंगे क्या? क्या कुछ नहीं, क्या जो मैंने कुछ उन्होंने, गलत मेरा कहा क्या? सवाल सुन लीजिए प्रदीप जी, जो उन्होंने किया वही आप करेंगे क्या? फिर अंतर क्या रह गया? अंतर कुछ तो रह जाना चाहिए ना। हमारी सरकार वही कर रही है जो जनता की भावना है। अपराधी अगर सर उठाएंगे, चुनौती देंगे तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। और ये किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई हिमायती बन के बैठे, कोई परवाह नहीं करते हैं हम। जो हमको चुनौती देगा उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। क्या जवाब आपका? अजय वर्मा जी, आपका जवाब सुन लेते हैं। आपका क्या जवाब है इस बारे में? देखिए, 8 लोगों की हत्या अफसरों की करा दी इन्होंने ही कराई है। ये उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी माताएं। एक अपराधी दुर्दांत हत्यारे को मारने से हल नहीं होगा। उसका परिवारों की जो क्षति हुई है, जो पुलिस प्रशासन को क्षति हुई है, शासन इनको, ये इनकी संलिप्तता थी, है और रहेगी। और इन्हीं के सब कर्म है ये बिल्कुल इनके कर्म है। इन्हें झूठ बोलना, बहकाना, दूसरों पे आरोप लगाना इनका टारगेट है। ये छदम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सही मायनों में तो इनका टारगेट ये है कि हिंदुस्तान के 95% जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अब मैं कह रहा हूँ इस बात को, उसी कथन को। ये लोग हिटलर ने कह दिया तो आप क्यों कह रहे हैं सर? आप कुछ नई बात कह दीजिए। जब हिटलर ने ही कह दिया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? कोई नई बात कह दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी असफलता को बताएंगे नहीं, संलिप्तता बताएंगे नहीं। ये कांग्रेस, इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इन्हें चाइना हो तो कांग्रेस, इन्हें कोई महंगाई हो तो कांग्रेस, कोविड हो तो कांग्रेस, अपराधी मरे तो कांग्रेस। इनको ऐसा भय बैठा हुआ है, इन्हें अपने पे भरोसा नहीं है। अपने पे भरोसा करो, शासन चलाओ, जवाब दो। अगर आप सत्य हैं तो सत्य की हमेशा जीत होगी। मशीनों की जीत सत्य की जीत नहीं कहलाती। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो अपनी चिंता कर लीजिए। योगेश मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, योगेश मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, ये अपराध को उखाड़ते उखाड़ते अपराधियों को उखाड़ने लग गए। और अगर अपराधी से घृणा करोगे तो फिर समाज की मुख्य धारा में क्या बदलाव होगा? फिर इतने बड़े संविधान में सारे चीजों का क्या मतलब है? फिर न्यायिक प्रणाली का क्या मतलब है? अपराधी को खत्म करने के लिए अपराध को खत्म करना होगा। ये व्याख्याओं से परे कौन सी ये सियासी पारी है कि एनकाउंटर के खेल रचे जा रहे हैं? आपसे जवाब जानना चाहूंगा मैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की मंशा ये नहीं होती है कि अपराधी खत्म हो जाए और अपराध पूरी तरह खत्म हो जाए, कागज पे अपराध न रहे। ये जरूर हर आदमी की मंशा होती है। और जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जारी होती है तो कुछ दिन तक उन्हें दहशत होती है कि इस रिपोर्ट में हम कहाँ पर हैं, हमारी सरकार कहाँ पर है। अगर क्राइम को खत्म करना किस सरकार की मंशा होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, तो ये विकास दुबे नाम के तत्व जो हैं वो इतने ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा नहीं विकास दुबे एक तीर्थ यात्रा में निकले और तुरंत उन्होंने 8 आदमी को मार, पुलिस वालों को मार दिया, शहीद हो गए 8 पुलिस हमारे, और इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों से मदद मिलने के बाद ही विकास दुबे नाम के व्यक्ति, विकास दुबे नाम के प्रवृत्ति, विकास दुबे नाम का चरित्र यहाँ तक पहुंचता है। और वो कानपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है। हर सरकार बार बार घोषणा करती है अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपके इतने बड़े स्थिति में पहुंचने के अपराधी के बाद ही एक्शन करना होगा? छोटे छोटे लेवल पे आप FIR देखिए, आखिर कई लोगों को तंग किए होंगे, और कोई अपराधी पहले छोटे छोटे लोगों को तंग करता है, उसके बाद वो ऊपर आता है। क्यों नहीं उस समय खत्म किया जाता है? क्योंकि उस समय जिन लोगों को तंग करता है वो छोटे कम उसको तो बड़ा योगेश मिश्रा जी, उसको तो बड़ा होना ही था, जिसकी ड्योढ़ी पर खुद थानेदार हुजूर बजाने आए, जिसकी ड्योढ़ी पर खुद सलामी बजाने थानेदार आने लगे, जिसकी मुखबिरी थानेदार करने लगे अपने CO के खिलाफ। वो क्यों ना बुलंद इरादे रखे अपने, वो क्यों ना पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाए, राइफल उठाए।
ये तो बातें होनी थी। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर लगातार हम सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। प्रदीप सिन्हा जी, समय की हमारे पास कमी है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे ले रही हूं। सर, विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, ऐसे में मेरा सवाल ये है, किस तरह की जांच इस मामले में आगे देखने को मिलेगी? प्रदीप सिन्हा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त जो ये पूरा मामला इस समय चल रहा है, इस पर राजनीति भी पूरे देश में गरमाई हुई है। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो विकास दुबे आखिरकार मारा गया, काले कारोबार से काले बैग तक आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पहुंच ही गया है और अपने पीछे कई सवाल वो छोड़कर चला गया है। इन सवालों के पीछे इस समय देश में राजनीति हद से ज्यादा गरमाई हुई है। लगातार तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब अभी कोई नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल, कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हुआ, पाप का अंत हुआ और वो काले बैग में पहुंच गया है। बिल्कुल, काले कारोबार से काले बैग तक आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पहुंच गया है। विपक्ष जहां लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं बड़ी खबर इस समय यह भी मिल पा रही है कि तहसीन पूनावाला मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं विकास दुबे का मामला लेकर। तो तमाम इस समय जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है, विकास दुबे की मौत पर सवाल खड़े नहीं हो रहे, इस एनकाउंटर की प्रक्रिया पर आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस राज को छुपाने के लिए एनकाउंटर किया गया। तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाता है या फिर ये मामला इस एनकाउंटर के साथ ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस खबर पर पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हमारे साथ इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। सुबह से हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपराधी कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अस्पताल जब उसे लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।